वर्ग संघर्ष हम लोग पढ़ रहे थे, मार्क्स का पढ़ लिया था, डहरेनडार्फ, राल्फ डहरेनडार्फ, जो कि जर्मन समाजशास्त्री हैं और आधुनिक समाजशास्त्री भी हैं। कुछ ही वर्ष पहले उनका निधन हुआ था। और दूसरे जो हैं कोजर, लेविस कोजर, इन दोनों के वर्ग संघर्ष सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले राल्फ डहरेनडार्फ का, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं PDF आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग देख कर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर राल्फ डहरेनडार्फ की बात करें तो शुरुआत इनके वर्ग संघर्ष सिद्धांत की होती है। ये मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत से बड़े प्रभावित थे, बहुत पढ़ाई की, बहुत अध्ययन किया उसका, इन्होंने ज़बरदस्त आलोचना की और उस आलोचना से ही अपने सिद्धांतों के गुर उन्होंने निकाले और अपना आधुनिक वर्ग संघर्ष सिद्धांत उन्होंने पेश किया। तो वर्गों एवं वर्ग संघर्ष के अध्ययन में जर्मन समाजशास्त्री राल्फ डहरेनडार्फ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपने लेखों में मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत, जो कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था, उसकी एक तार्किक मीमांसा प्रस्तुत की। उन्होंने यह बताया कि मार्क्स के कौन से विचार तर्कसंगत थे और समर्थन योग्य हैं और कौन से समर्थन योग्य नहीं हैं, अर्थात अतर्क संगत हैं। तो मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत में जो आलोचना के बिंदु थे, यही इनके वास्तव में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। इन्होंने जो वर्ग संघर्ष सिद्धांत, जो आधुनिक वर्ग संघर्ष सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया, वो दरअसल मार्क्स की आलोचना से जो बिंदु इन्होंने निकाले, वही इनके वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हैं। तो मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना करते हुए पहले बिंदु में ये कहते हैं कि मार्क्स लोक कल्याणकारी राज्य या सरकार की उपेक्षा करते हैं। वो सरकार विहीन समाज, वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं, साम्यवाद की बात करते हैं। यहाँ सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है। तो इनका कहना है अगर सरकार नहीं रहेगी तो लोग अराजक हो जाएंगे, और जब अराजक हो जाएंगे तो अपराध की संख्या, शोषण की मात्रा बढ़ जाएगी, और तब ऐसा हो जाएगा जिसके पास ज़्यादा शक्ति होगी वही राज करेगा और वही जो है लोगों पर अपना अंधाधुंध जो चाहेगा वो थोपेगा। निरंकुश शासक एक प्रकार से होगा, तो जनता पहले से भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सरकार विहीन या लोक कल्याणकारी राज्य न हो। लोक कल्याणकारी राज्य रहेगी तो वो राज्य क्या करता है, सरकार क्या करती है? सरकार शोषण से बचाने का मार्ग खोजती है। सरकार स्कीम्स लाती, योजनाएं लाती है, लोगों को उनकी स्थिति से उबारने में मदद करती है। ये उदाहरण देते हैं अमेरिका, भारत जैसे देशों का, यहाँ पे किस तरह से लोगों का कल्याण किया जा रहा है सरकार के द्वारा। दूसरा, फिर वर्ग विहीन, अगर आप रसिया और चाइना को देखें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं सरकार ही वहाँ लोक कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लोगों का कल्याण कर रही है। साम्यवाद वहाँ पर आज तक स्थापित नहीं होने पाया, जबकि मार्क्स के कथनानुसार समाजवाद की जो अगला चरण है, दूसरा जो चरण है, वो क्या करेगा? सरकार को पूरी तरह से हटा देगा, पूंजीवाद को समाप्त कर देगा। तो न तो रूस से, न तो चाइना से, न तो पूंजीवाद वहाँ से हटा, न तो सरकार हटी। वहाँ पे समाजवाद विद्यमान है लेकिन साम्यवाद नहीं आ पाया। तो पहले कथन के द्वारा जो पहला बिंदु है उसकी आलोचना करते हैं। दूसरी आलोचना करते हुए कहते हैं वर्ग विहीन समाज की, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि समाज में वर्ग ही न हो। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि मार्क्स जो है पूंजीवादी समाज में वर्ग की बात करते हैं, जबकि पूंजीवादी जो समाज है वो औद्योगिक समाज का केवल एक छोटा सा भाग है। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जो पूंजीवादी समाज है औद्योगिक या आधुनिक समाज का एकमात्र एक अंग है या एक हिस्सा है जिसकी बात मार्क्स करते हैं, जबकि अन्य हिस्सों की तो बात ही नहीं करते हैं। क्योंकि आधुनिक समाज में उद्योगों का नियंत्रण सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में नहीं है, बल्कि सरकार के हाथ में है, कई संस्थाओं के हाथ में है, कई कार्य NGOs के द्वारा भी किए जा रहे हैं, लोक कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। कई संस्थाएं सार्वजनिक रूप से लोगों के द्वारा खोली गई हैं, कई उद्यम लोग स्वयं चला रहे हैं। तो ये जो बिखराव है उद्यम का, पूंजियों का, इसका तो जिक्र ही नहीं किया मार्क्स ने, या मार्क्स के जो अवधारणा है, मार्क्स का जो सिद्धांत है, वो इस संदर्भ में प्रासंगिक ही नहीं है। वो केवल पूंजीवादी या पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का ही जिक्र करते हैं, वो अन्य वर्गों का तो जिक्र ही नहीं करते हैं जो आधुनिक समाज में, औद्योगिक समाज में पाई जाएंगी। तो ये तीसरा मध्यम वर्ग की उपेक्षा करते हैं। विभिन्न मध्यम वर्गों की उपेक्षा
की है मार्क्स ने केवल दो वर्ग बताए हैं, एक श्रमिक वर्ग, दूसरा पूंजीपति वर्ग। जबकि उद्यम में काम करने वाले अन्य ऐसे वर्ग हैं जैसे कार्मिक हो गए, कर्मचारी, कोई प्रबंधक है, कोई लिपिक है, ये सब क्या है, ये मध्यम वर्ग में आएंगे, इनका तो जिक्र ही नहीं किया है। चौथा, एकमात्र आर्थिक आधार की बात की है कि जो वर्ग संघर्ष होता है उसका एकमात्र कारण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, जबकि डरेंडाव के अनुसार कई अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे सत्ता संघर्ष, उन्होंने राजनीतिक संघर्ष की बात की, सत्ता के लिए संघर्ष, कंपनियां एक दूसरे पर बढ़त बनाने के लिए, एक दूसरे से ज़्यादा कमाई करने के लिए, शोहरत कमाने के लिए संघर्ष में लगी रहती हैं। लोग आईएएस बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पीसीएस बनने के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, नौकरियों के लिए संघर्ष। तो इन सब की उपेक्षा की किसने? कार्ल मार्क्स ने। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सामाजिक गतिशीलता। युद्ध की बात भी करेंगे, सामाजिक गतिशीलता की बात उन्होंने की ही नहीं मार्क्स ने। मार्क्स के जो सिद्धांत हैं उसमें सामाजिक गतिशीलता के तत्व मौजूद नहीं हैं, जबकि वर्तमान में ये तत्व बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत तीव्रता से देखे जा रहे हैं। इसमें क्या है कि सरकारों या कानून के द्वारा या विधि द्वारा लोगों को राजनीतिक समानता का अधिकार प्राप्त होता है। इंग्लैंड, इंडिया, अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में, जो कि पूंजीपति देश भी हैं, यहाँ पर किसी को भी उद्यम लगाने का अधिकार है, किसी को भी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसमें क्या करते हैं, जो वर्ग, जो श्रमिक वर्ग है, जो असंतुष्ट वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, वो क्या करता है? सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक समानता का अधिकार प्राप्त है। तो वो चुनाव के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करके अपने वर्ग संरचना में बदलाव कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो एकीकरण है असंतोष का, वो नहीं होने पाता है। ये क्या गतिशील होता रहता है। आज असंतुष्ट है कोई अंबानी से, कल को अंबानी की कंपनी में प्रबंधक हो जाएगा तो क्या असंतुष्ट रहेगा उनसे? उनका बखान करने लगेगा। तो क्या ये गतिशीलता है। तो गतिशीलता के तत्व जिससे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, कोई भी अपने वर्ग में परिवर्तन कर सकता है, उच्च से निम्न, निम्न से उच्च वर्ग में परिवर्तित हो सकता है, इसका जिक्र मार्क्स ने नहीं किया था। और अंतिम बात जो इन्होंने कही कि अंततः युद्ध हो जाएगा, मार्क्स ने क्या कहा था कि अंततः जनता जो है, असंतुष्ट जनता एक साथ आकर के पूंजीपतियों के खिलाफ युद्ध संघर्ष कर देगी और पूंजीवाद को समाप्त करके साम्यवाद की स्थापना करेगी। तो युद्ध आज के समय में आधुनिक औद्योगिक समाजों में इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि कई मध्यस्थ संस्थाएं हैं जो मध्यस्थता कराती हैं, कई श्रम कार्यालय, जो श्रम मंत्रालय हो गया आपका, या श्रम रोजगार अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रम कमिश्नर, श्रम आयुक्त होता है। तो कई ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति हुई है जो श्रमिकों के न सिर्फ असंतोष का ख्याल रखते हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। कई श्रम कानून बनाए गए हैं, कई योजनाएं चलाई गई हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा असंतुष्ट नहीं होने देती हैं। असंतोष की जो सीमा, जो कहा था ना मार्क्स ने, ये असंतोष बढ़ता ही जाएगा, तो ये असंतोष बढ़ने के बजाय संतुलित रहता है। संतोष और असंतोष, जब असंतुष्ट होते हैं तो फिर संतोष का या उनको संतुष्ट करने का प्रयास सरकार या कई अन्य संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, तो युद्ध हो ही नहीं पाएगा। इसमें आप भारत सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं। कई भारत सरकार द्वारा चलाए गए जो बीमा, श्रमिकों के लिए बीमा कार्यक्रम, उनकी सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, कई स्कीम्स चलाई गई, उनका जिक्र कर सकते हैं कि किस तरह से श्रमिकों की सुरक्षा का, उनकी खुशी का ध्यान सरकार द्वारा रखा गया है कि पूंजीपति उनका शोषण न करने पाए। तो जब शोषण नहीं होगा तो फिर क्या होगा, युद्ध कैसे होगा, ये चीज़ है। तो ये सब बिंदुओं में इनकी आलोचना करते हैं मार्क्स की, डरेंडाव, और कहते हैं कि इस तरह डरेंडाव का वर्ग संघर्ष सिद्धांत आधुनिक समाज में वर्ग संघर्ष की व्याख्या करता है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद के विकास के साथ साथ श्रमिकों की दशा और अधिक बिगड़ती जाएगी तथा अंततः उनमें समरूपता आ जाएगी, जिसके बाद वे एकजुट होकर पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे। किंतु आज मजदूरों में समरूपता के स्थान पर विभेदन बढ़ा है
विभेदन किस कारण बढ़ा है? दक्ष अदक्ष, आज आप देख रहे हो कुशल अकुशल मजदूर, कुशल जो श्रमिक होते हैं उनकी पगार ज़्यादा होती है, उनके अधिकार, उनको सम्मान ज़्यादा होता है। अकुशल श्रमिक जिनकी संख्या कुशल के तुलना में कम होती है, उनमें एकता कम पाई जाती है, उनमें अलगाव अधिक पाया जाता है, और श्रमिकों में इस तरह से विभाजन कई स्तरों में देखने को मिलता है। अर्थात कुशल में भी कुछ अमीर कुछ गरीब, अकुशल में भी कुछ अमीर कुछ गरीब, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब जिनको रोटी कपड़ा मकान भी नहीं नसीब होता है। तो ये विभाजन का स्तर इतना ज़्यादा है कि एकीकरण या समरूपता संभव ही नहीं हो पाएगी, और ये बढ़ता ही जा रहा है। इसके अतिरिक्त मध्यम वर्ग भी है जिसको सफ़ेद पोश वर्ग कहा है। किसने कहा है? डरेंडॉर्फ ने कहा है। तो मध्यम वर्ग के अंतर्गत चपरासी से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क तक आते हैं। तो चपरासी की स्थिति और डॉक्टर, इंजीनियर और जो बड़े बाबू होते हैं उनकी जो स्थिति है उसमें बहुत अंतर होता है। तो क्या बड़े बाबू जो नौकरशाह आपके एसडीएम हैं, नायब तहसीलदार हैं, ये क्या कभी श्रमिकों के साथ खड़े होंगे? कभी उनके साथ खड़े होकर उनके असंतोष में अपना असंतोष मिलाएंगे? नहीं। तो इसलिए भी द्वंद्व की, संघर्ष की संकल्पना कमजोर होती है। डरेंडॉर्फ नौकरशाही की क्रम परंपरा में आसीन लोगों को शासक वर्ग, तो सफ़ेद पोश कर्मचारियों को श्रमिक वर्ग में रखते हैं। तो इस प्रकार पूरा मूल यही है कि ये शक्ति की बात करते हैं, अर्थात शक्ति जिसके पास अधिक है वो शासक वर्ग होगा, जिसके पास कम शक्ति या नहीं है वो श्रमिक वर्ग होगा, चाहे वो जिस कैटेगरी में आए, अर्थात वो चाहे कुशल में हो, अकुशल में हो, सफ़ेद पोश हो या फिर जो हो। तो डरेंडॉर्फ नौकरशाही की क्रम परंपरा में आसीन लोगों को शासक वर्ग और सफ़ेद पोश कर्मचारियों को, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, मजदूर, चपरासी ये सब आते हैं, इनको श्रमिक वर्ग में रखते हैं। सामाजिक गतिशीलता भी वर्गों के समांगीकरण या एकरूपता के विपरीत काम करती, जैसा कि मैंने बताया। ये भी डरेंडॉर्फ का मुख्य बात था कि सामाजिक गतिशीलता के कारण वर्गों का एकीकरण नहीं हो पाता, क्योंकि लोग अपनी स्थिति में परिवर्तन करते रहते हैं। डरेंडॉर्फ का वर्ग सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, अगर देखें तो इन्होंने सत्ता के आधार पर, सत्ता मतलब ऐसी शक्ति जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाए तो सत्ता होती है, तो सत्ता प्राप्ति के आधार पर, शक्ति पर नियंत्रण के आधार पर वर्ग बताया कि समाज में जितने भी प्रकार के वर्ग हैं इस दुनिया में, वो शक्ति पर नियंत्रण को लेकर हैं, न कि सिर्फ एक आर्थिक शक्ति पर नियंत्रण को लेकर। इस शक्ति में सभी प्रकार की शक्ति आ जाएगी, चाहे धार्मिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, राजनीतिक शक्ति हो, कानूनी शक्ति हो, कोई भी प्रकार की शक्ति अपने हाथ में नियंत्रण में है तो वो एक अलग वर्ग होगा, और जिसके नियंत्रण में नहीं है वो एक अलग वर्ग होगा। जिसके नियंत्रण में है शक्ति वो उसको अपने नियंत्रण में रखने का हमेशा प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री है तो हमेशा प्रयास करेगा हम प्रधानमंत्री रहें, मुख्यमंत्री है तो हमेशा प्रयास करेगा मुख्यमंत्री रहें। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री कोई और रहे, इसलिए वो प्रयासरत रहेंगे सत्ता पाने के लिए। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, हालांकि सत्ता में वो भी हैं लेकिन सत्ता वर्ग में ही आएंगे वो। मैं अन्य की बात, अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। उनके पास सत्ता का नियंत्रण नहीं, इसलिए वो लगे हुए हैं संघर्ष में कि हमको सत्ता प्राप्त करनी है। और जिसके पास सत्ता है, मोदी जी के पास सत्ता है, योगी जी के पास सत्ता है, तो लगे हुए हैं कि हमारे पास सत्ता बनी रहे। इसी तरह मुकेश अंबानी है, चाहते हैं हमारा टेलीकॉम पे हमेशा आधिपत्य बना रहे, लेकिन दूसरे आइडिया वाले क्या कहेंगे, नहीं इनका आधिपत्य कैसे है, हम अपना आधिपत्य बनाएं। कोई स्टार्टअप वाला नया शुरू कर रहा है लड़का, वो सोचेगा कि आगे आने वाले समय में मैं अंबानी को पछाड़ दूंगा टेलीकॉम में, मैं बड़ा टेलीकॉम वाला बनूंगा। तो कुल मिलाकर के इनका कहना है कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, जो संघर्ष होता है वो सत्ता को लेकर, शक्ति पर नियंत्रण को लेकर ही होता है। वो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो। सामाजिक क्षेत्र में भी लोग सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी प्रतिष्ठा रहे, मेरा मान सम्मान ज़्यादा रहे, लोग हमको भगवान की तरह पूजें, सबसे बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता मैं बनूं। तो कोई भी स्थान हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर शक्ति प्राप्ति को लेकर, शक्ति पर नियंत्रण को लेकर ही, सत्ता प्राप्ति को लेकर ही संघर्ष होता है। एक वर्ग जिसका सत्ता पर नियंत्रण होता है वो सत्ताधारी वर्ग कहलाता है, शासक वर्ग कहलाता है।
दूसरा वर्ग जिसका सत्ता पर नियंत्रण नहीं रहता वो वर्ग शासित वर्ग कहलाता है और वो हमेशा शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में लगा रहता है। और चूंकि दोनों के हित आपस में टकरा रहे हैं, एक का हित कहता है सत्ता बनी रहे, दूसरे का हित कहता है नहीं सत्ता मुझे मिलनी चाहिए, तो हित टकराता है, इसलिए लोगों में वर्ग संघर्ष पाया जाता है, इसलिए समाज में वर्ग संघर्ष विद्यमान रहता है। तो इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि बदली हुई परिस्थितियों में आधुनिक औद्योगिक समाज में मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत उपयोगी नहीं रह गया है। अतः डहरेनडार्फ नया सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। डहरेनडार्फ के अनुसार दुनिया के सभी समाजों में दो वर्ग पाए जाते हैं, किंतु वर्ग का निर्माण सत्ता अथवा शक्तियों के असमान वितरण के आधार पर होता है। इनके अनुसार समाज में संघर्ष अधिक से अधिक शक्ति प्राप्ति हेतु होता है। इस प्रकार समाज शक्तिशाली तथा गैर शक्तिशाली वर्ग में बढ़ जाता है। शक्तिशाली या सत्ताधारी वर्ग सदैव सत्ता पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है, वहीं गैर शक्तिशाली या गैर सत्ताधारी वर्ग सदैव शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में रहते हैं। दोनों वर्गों के हितों में टकराहट के कारण ही वर्ग संघर्ष पाया जाता है। यही डहरेनडार्फ का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। ठीक, तो समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिएगा, दूसरे ढंग से इसको डिफाइन कर देंगे। इसमें आप ढेर सारा उदाहरण अपने हिसाब से दे सकते हैं, आधुनिक कोई भी उदाहरण आपको मिले ऐसा आप दे सकते हैं। ठीक है, अब लेविस कोजर के सिद्धांत को देख लेते हैं। लेविस कोजर ने अपने संघर्ष सिद्धांत को अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में प्रस्तुत किया है। इनके सिद्धांत को संघर्ष का प्रकार्यवाद कहा जाता है, अर्थात ये प्रकार्यवाद की बात करते हैं कि संघर्ष से समाज में अच्छा होता है, समाज में अच्छा परिवर्तन आता है और सुखद परिवर्तन के लिए संघर्ष का होना आवश्यक बताते हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक संघर्ष के प्रकार्यात्मक पक्ष पर बल दिया है। कोजर के अनुसार सामाजिक संघर्ष के दो प्रकार के परिणाम होते हैं, संगठनात्मक और विघटनात्मक, अर्थात प्रकार्य और दुष्प्रकार्यात्मक दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं। सामाजिक संघर्ष के संगठनात्मक परिणाम उस अवस्था में नजर आते हैं जबकि संघर्ष कर रहे विरोधी पक्षों की समान आस्था समाज के कुछ आधारभूत मूल्य में होती है। जैसे लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों के आधार पर ही शासक दल एवं विपक्षी दल संसद या विधानसभा के अंदर व बाहर एक दूसरे से टकराते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि बीजेपी है वो भी कहती है हम विकास विकास विकास, कांग्रेस कहती है हम विकास विकास विकास, लेकिन दोनों में संघर्ष पाया जाता है। अगर दोनों में संघर्ष न हो तो बीजेपी जो भी, अगर मान लीजिए अभी सरकार बीजेपी की है, कोई भी अलोकतांत्रिक कार्य करे और कांग्रेस हाँ में हाँ मिलाए, संघर्ष न करे, तो क्या समाज का विकास होगा? क्या लोक कल्याण होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे संघर्ष जरूरी हो जाता है। इसी पक्ष की यहाँ पर बात करते हैं, दोनों पक्षों की बात करते हैं, नकारात्मक सकारात्मक दोनों। तो सकारात्मक अर्थात प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है उसमें भी यही कहते हैं कि संघर्ष जरूरी होता है, और उसका उदाहरण भी देते हैं कि लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों के आधार पर शासक दल एवं विपक्षी दल संसद या विधानसभा के अंदर व बाहर एक दूसरे से टकराते हैं, परंतु इस प्रकार के टकराव या संघर्ष से हानि के स्थान पर लाभ होता है, क्योंकि टकराव व आलोचना के माध्यम से दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी कमियों के बारे में पता होता है, न सिर्फ दोनों पक्षों को बल्कि जनता को भी, और वे उन्हें दूर करके ऐसे कार्यों को करने का प्रयास करते हैं जिनसे अधिकाधिक लोकहित संभव हो। इसी प्रकार किसी बाहरी समूह से संघर्ष की स्थिति पर समूह के अंदर सदस्यों में एकता पनपती है, क्योंकि इनमें एकजुट होकर शत्रु का सामना करने की समाज की इच्छा शक्ति पनपती है। जैसे अब आप देखते होंगे हॉस्टल पे कोई, अगर हॉस्टल के लोगों में आपस में न पड़ती हो भले, लेकिन अगर एक पे हमला हो गया तो पूरे हॉस्टल पे हमला समझा जाता है, फिर पूरे लोग सड़क पे उतर कर उसका प्रतिकार करते हैं। यूनिवर्सिटी के आसपास जो हॉस्टल में रहने वाले लोग हैं वो हमारी बात समझ रहे होंगे। तो सदस्यों में क्या होती है? इससे एकता पनपती है। संघर्ष से क्या होता है? एकता पनपती है। जैसे चाइना, जब कितना भी लोग प्रो चाइना रहे, लेकिन चीन जब हमारे सैनिकों की हत्या कर देता है तो पूरा देश एकजुट होकर चीन का विरोध करता है। तो इस संघर्ष से जो समूह के सदस्य हैं जिसके अगेंस्ट संघर्ष हो रहा है उनमें एकता की भावना पनपती है। तो क्योंकि इनमें एकजुट होकर शत्रु का सामना करने की समाज की इच्छा शक्ति पनपती है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष संघर्ष के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष संघर्ष के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा का भी उल्लेख किया जा सकता है। जैसे IAS के एग्ज़ाम में आज सामाजिक विशेषकर आर्थिक जीवन की समस्त प्रगति प्रतिस्पर्धा कारण ही संभव है।
आईएएस के एग्ज़ाम में प्रतिस्पर्धा होती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई करते हैं, समाज के बारे में, संसार दुनिया के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। 10 लाख लोग तैयारी करते हैं तो 10 लाख लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके लिए समाज के बारे में, प्रशासन के बारे में किसी न किसी रूप में वो काम में आता है। इसी तरह सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में आप देखो, देश में राज्यों को जो सतत विकास लक्ष्य है वो सूचकांक निकाला जाता है राज्यों के प्रति, कौन सा राज्य रैंकिंग में प्रथम स्थान पे है। स्वच्छता सर्वेक्षण को देख लीजिए, तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो प्रतियोगिता कराई जाती है, विभिन्न राज्य चाहेंगे कि हमारे ज़िले प्रथम स्थान प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले इसमें हमारे शामिल हों। इसके लिए प्रत्येक राज्य पूरा का पूरा संसाधन अपना झोंक देंगे राज्य के विकास में। तो इससे क्या होगा, ये संघर्ष काम में आ रहा है, सकारात्मक है या नकारात्मक? सकारात्मक है राज्य के विकास में, और राज्य का विकास होगा तो अंततः देश का विकास होगा, अंततः लोगों का विकास होगा। इसके विपरीत सामाजिक संघर्ष के विघटनात्मक परिणाम भी होते हैं, उस अवस्था में उत्पन्न होते हैं जबकि संघर्ष कर रहे विरोधी पक्षों की आस्था समाज के आधारभूत मूल्यों में नहीं होती है और वे एक दूसरे को मिटा देने का हर संभव प्रयास करते हैं। जैसे दो सेनाओं के मध्य युद्ध या सांप्रदायिक दंगा हो गया, धर्म के आधार पर जो दंगे होते हैं, ये विघटनात्मक परिणामों को उत्पन्न करने वाले संघर्ष होते हैं। कोजर के अनुसार यदि संघर्ष के इन अकार्यों को निकाल दिया जाए या दुष्प्रकारियों को निकाल दिया जाए तो संघर्ष समाज अथवा समूह के लिए हितकर होता है। कोजर ने 2 प्रकार के संघर्षों में भेद किया है, यथार्थवादी एवं अयथार्थवादी संघर्ष। यथार्थवादी संघर्ष में विरोधी पक्षों के सामने कुछ यथार्थ लक्ष्य होते हैं तथा वे कुछ ठोस परिणामों की प्राप्ति के लिए ही संघर्ष करते हैं। इस प्रकार के संघर्ष में विरोधी पक्ष अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति पर अधिक बल देते हैं, न कि दूसरे पक्ष को नष्ट कर देने पर। जैसे कि अभी किसान आंदोलन जो हो रहे हैं, ये संघर्ष किस लिए हो रहे हैं? इनका लक्ष्य है किसान जो 3 कृषि बिल आए थे लॉकडाउन के वक्त में, उनको किसी तरह सरकार निरस्त कर दे। इस सरकार को ख़त्म करने के लिए आंदोलन नहीं, ये किस लिए हैं? उन 3 कृषि कानून के विरुद्ध में है, क्योंकि इनका मानना है कि ये किसानों का विनाश कर देंगे। इसके विपरीत अयथार्थवादी संघर्ष में न तो लक्ष्य स्पष्ट होता है, न ही विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है। जैसे विभिन्न राज्यों में, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में कुंठा के कारण कई संघर्ष देखने को मिलते हैं, जिसका कोई लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता कि इनका कोई लक्ष्य है। एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरे लक्ष्य को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। आतंकवादियों को देख लीजिए, उनका जो संघर्ष है उसका कोई लक्ष्य नहीं है, और जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि लोगों को अपनी विचारधारा, अपने धर्म में परिवर्तन कराना ये संभव है क्या? बिल्कुल नहीं संभव है। तो ऐसे संघर्ष में लक्ष्य या परिणाम महत्वपूर्ण न होकर विरोधी पक्ष का दमन महत्वपूर्ण होता है। कोजर के अनुसार समाज में संघर्ष सुरक्षा वाल्व के रूप में संस्थाओं के माध्यम से क्रियाशील रहता है, अर्थात संघर्ष के मामलों में सामाजिक संस्थाएं सुरक्षा वाल्व की तरह कार्य करती हैं। अर्थात विभिन्न, आप देखोगे जैसे किसान आंदोलन का हमने जिक्र किया, विभिन्न किसानों से जुड़ी संस्थाएं बन जाती हैं, किसान यूनियन बन जाते हैं, मजदूरों की संस्था, मजदूरों के संघर्ष के लिए मजदूर यूनियन बन जाते हैं, जो सरकार के साथ हमेशा वार्ता करते रहते हैं, सरकार को सुझाते रहते हैं। अगर किसानों में कोई असंतोष पनप रहा है तो उसके बारे में सरकार से बात करते हैं, ताकि इस असंतोष के कारण को समाप्त करने का प्रयास सरकार द्वारा जल्द से जल्द किया जाए। तो ये सुरक्षा वाल्व के रूप में समाज की जो संरचना है वो नष्ट न होने पाए, कानून की संरचना नष्ट न होने पाए, इसके लिए सुरक्षा वाल्व के रूप में संस्थाओं के माध्यम से क्रियाशील रहते हैं। अर्थात संघर्ष के मामलों में सामाजिक संस्थाएं सुरक्षा वाल्व की तरह कार्य करती हैं। सामाजिक संघर्ष से न केवल नए आदर्श, नियमों और संस्थाओं का विकास होता है, अपितु नई साझेदारी तथा साहचर्य भी पनपते हैं। SC/ST आयोग, मानवाधिकार आयोग, विभिन्न आयोगों की स्थापना क्यों हुई है? क्योंकि ताकि संघर्ष के द्वारा, संघर्ष का ये जो स्वरूप है सुरक्षा वाल्व की तरह कार्य करता है इन SC/ST के लिए,
मानवाधिकारों का जिनका हनन हो रहा है उनके लिए, इनके लिए सुरक्षा वाल्व की तरह काम करते हैं ये। तो संघर्ष के ये स्वरूप, ये प्रकार्यात्मक स्वरूप है संघर्ष का, ये सहयोगात्मक स्वरूप है संघर्ष का, जो समाज में संगठन लाने का प्रयास करता है, विघटन के स्थान पे संगठन लाने का प्रयास करता है। तो निष्कर्षतः कोजर का यह सिद्धांत कहता है कि सामाजिक संघर्ष समाज के लिए संगठन का कार्य करता है, किंतु ऐसा नहीं है कि संघर्ष हर रूप में समाज के लिए लाभप्रद ही होता है। संघर्षों से विघटनात्मक परिणाम भी उत्पन्न हो सकते हैं और होते भी हैं, जैसा कि उदाहरण में हमने बताया, किंतु संघर्ष के सकारात्मक परिणामों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। यही कोजर का सिद्धांत है। तो ये संघर्ष सिद्धांत हो गया। दो और महत्वपूर्ण सिद्धांत बाकी हैं, एक आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत और एक संरचनावाद का सिद्धांत है। अन्य दो वीडियो में उनको देखेंगे।